ये हटिया पर बात कर लेते हैं। मदन, हटिया सीट में क्या लग रहा है, यहाँ भी टाइट फाइट है या अजय नाथ शाहदेव या नवीन जायसवाल? मुझे लगता है यहाँ एडवांटेज अजय नाथ शाहदेव को देना चाहिए। एडवांटेज है, लेकिन जिस मकसद से भरत काशी चुनावी मैदान में उतरे, जो अपनी मजबूती दिखा रहे थे, जो दावेदारी बता रहे थे, उसमें कितना कामयाब हुए हैं, जिस पर अजय नाथ शाहदेव की भी दारोमदार है कि आखिर 15 से 20 हज़ार या 10 हज़ार से अधिक वोट अगर भरत काशी काटते हैं, तभी जाकर के अजय नाथ शाहदेव की स्थिति जो है वो मजबूत हो सकती है। अगर वोट 5 हज़ार या 10 हज़ार से कम भरत काशी का रहता है, तब फिर आसानी से जीत जो है वो नवीन जायसवाल हासिल कर सकते हैं। ऐसी जो है संभावना दिख रही है, ऐसी रिपोर्ट है। अब देखना होगा, मुकाबला जो है यहाँ भी दिलचस्प है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये अफवाहें जो है उड़ी थी कि नवीन जायसवाल रांची शिफ्ट हो रहे हैं, अजय नाथ शाहदेव बीजेपी में आ रहे हैं, तो वहाँ की एक स्थिति जो है उहापोह की बन चुकी थी। तो आखिरी वक्त में कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नाथ शाहदेव बने और बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जायसवाल बने। भरत काशी जो उम्मीद में थे कि ये सीट जो है आजसू के खाते में जाए और हमें मिल जाए, वो नहीं मिला और फिर वो विरोध में आकर के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। तो अब यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, किसका कौन काटा है ये देखने वाली बात है। उदय, क्या लग रहा है? वहाँ दो तरह के इलाके हैं। ग्रामीण इलाका है जहाँ युवराज का प्रभाव माना जाता था, और जो ग्रामीण इलाके हैं उनका वोट अजय नाथ शाहदेव को सीधे जाएगा। लेकिन जो शहरी इलाका है, चिसी का इलाका हो, रातू रोड का इलाका हो, वो देखिए बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब फर्क इससे पड़ता है कि कितना कवर अप कर पाते हैं नवीन जायसवाल। अगर शहरी वोट एकमुश्त थोक में गिर गए हैं उन्हें, तो फिर वो कवर अप कर सकते हैं, जो हमेशा से उनकी ताकत रहा है। अब लेकिन इसे टाइट फाइट ही कहेंगे। टाइट फाइट नहीं बताया आंकड़ा, लेकिन टाइट फाइट ही रखा जाए, जो कि इस बार वोटिंग भी बहुत कम रांची में देखा गया। रांची मतलब यहाँ शहरी हटिया यहाँ अक्सर कम ही वोटिंग होती है, कुछ फर्क बहुत पड़ा नहीं है। पिछली बार भी यहाँ से जो भरत काशी हैं वो 9,357 वोट लाए थे, लेकिन तब उनके साथ आजसू का बैनर था। इस बार आजसू का बैनर उनके साथ नहीं है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो क्या वो उतने वोट ला पाएंगे? और जब वो लगभग 10,000 वोट भी लाए थे, तो नवीन जायसवाल 16,000 वोटों से जीत गए थे। और जिन वोटों की बात उदय जी कर रहे थे, वो वोट मुझे लगता है पिछली बार भी अजय नाथ शाहदेव को ही मिले होंगे। तो बदलाव तो तब होगा जब पिछली बार से पैटर्न चेंज होगा। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि भरत काशी के ऊपर जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर वो 25,000 वोट लेकर आ जाते हैं या 20,000 वोट लेकर आ जाते हैं, तब जो है एक फ़र्क दिखेगा, क्योंकि यहाँ लोकसभा में भी बीजेपी को 26,500 की लीड मिली है। तो मुझे तो स्लाइट एज नवीन जायसवाल दिख रहे हैं यहाँ पर। वैसे अगर इसे एनडीए के खाते में डाला जाए स्लाइट एज देखते हुए, या फिर मुझे लगता है इसको टाइट फाइट में ही छोड़ना ठीक रहेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है नवीन जायसवाल के खिलाफ, वो एक फैक्टर है। तो इसको टाइट फाइट में ही आपको छोड़ना। 10 सीटें हो गई टाइट फाइट में। आगे खूंटी की तरफ बढ़ते हैं। खूंटी में एक सीट ही सिर्फ टाइट फाइट में थी, और ये तमाड़ की सीट है। अब तमाड़ की सीट पर मदन, मुकाबला बताइए, क्या टाइट फाइट से थोड़ा आगे बढ़ती हुई सीट दिख रही है, या अभी भी यहाँ पर टाइट फाइट ही है? देखिए, यहाँ भी टाइट फाइट इसलिए है क्योंकि विकास मुंडा के भाई भी चुनावी मैदान में उतर गए। राजा पीटर भी आ गए हैं। राजा पीटर भी चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू के सिंबल पर राजा पीटर चुनावी मैदान में उतरे, तो बीजेपी का एक वोट जो है उनको मिलता हुआ दिख रहा है। राजा पीटर के अपने भी क्षेत्र हैं, लोग हैं, उनका भी एक साथ मिलता हुआ दिख रहा है। और विकास मुंडा से कुछ नाराज हैं लोग, जो एक विधायक की मौजूदगी होनी चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो नहीं दिखा है विकास मुंडा के द्वारा। तो इसको लेकर के भी लोगों में थोड़ी नाराजगी है, और उसी चीज़ों को लेकर के आश्वासन देते हुए राजा पीटर नज़र आए हैं क्षेत्र में। तो अब जनता का आशीर्वाद कितना मिलता है, और जब उनके भाई भी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो इससे ये मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प हो गया है। तो अब देखना होगा कि आखिर माइलेज जो है किसको मिलता है, लेकिन टाइट फाइट में ये रहेगा। मदन के बाद उदय, आप भी तमाड़ गए और लग रहा है कि टाइट फाइट से आगे बढ़ती हुई चीजें दिख रही हैं, या फिर
नहीं, मुझे वहाँ क्लियर हाँ। दिख रहा है, राजा पीटर को बड़ी लीड है। दमयंती मुंडा भी JLKM से थी वहाँ, और कहीं न कहीं सरकार के प्रति युवाओं की नाराजगी थी, विकास मुंडा से भी तो वो नाराजगी दमयंती थी। के साथ वो नाराजगी दिखेगी या फिर राजा पीटर के को नहीं, फायदा सरकार होगा? के खिलाफ अगर जो वोट थे विकास मुंडा के खिलाफ, तो वो वोट अगर चले गए दमयंती की तरफ, तो चूंकि अमित शाह भी वहां आए थे, और जो बुंडू का शहरी इलाका है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, तो ऐसे में तमाड़ और खासकर अड़की जो है वो JMM को वोट जाता है, लेकिन जो तमाड़ और बुंडू प्रखंड है, जो शहरी इलाका है, वहां का वोट बीजेपी को जाता है। तो एक बड़ी लीड उन्हें मिल रही है राजा पीटर को, और वो सीट निकाल रहे हैं। चलिए, तो एक एनडीए के खाते में आपकी तरफ से भी। जदयू के साथ हाँ। नीतीश कुमार का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका भी फेवर उनको मिलेगा। रंजन जी, क्या लग रहा है, क्या इसे एनडीए खाते में दिया नीतीश जाए? कुमार के नाम का कितना असर होगा ये तो मैं दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ दमयंती मुंडा चुनाव लड़ रही हैं और बड़ा ही ओजपूर्ण भाषण वो भी देती हैं। तो अगर महतो वोटर्स वो अपनी तरफ लेकर जाती हैं तो फिर यहाँ पर विकास मुंडा को नुकसान होगा, चूँकि लोकसभा के चुनाव में यहाँ कुर्मी वोटर्स ने अर्जुन मुंडा के खिलाफ वोटिंग की थी। तो वो मैं बीजेपी के खिलाफ के बजाय अर्जुन मुंडा के खिलाफ कहूँगा, क्योंकि उनसे उनकी थोड़ी सी नाराज़गी रही थी। लेकिन गोपाल कृष्ण पातर, जो राजा पीटर की बात हो रही है, उनका इस क्षेत्र में एक प्रभाव रहा है। जब वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो 16-17 हज़ार वोट उनके पास है। पिछली बार भी वो चौथी पोजीशन पर थे, उससे पहले 2014 में निर्दलीय लड़ रहे थे तो दूसरी पोजीशन पर आ गए थे। तो उनका एक अपना बेस यहाँ पर है, और उसमें जब बीजेपी, आजसू और JDU के वोट जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि एज मुझे राजा पीटर को साफ साफ दिख रहा है। चलिए, तमाड़ में एनडीए को एज दिया जाए, गंगेश जी? और दे सकते हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ों में मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि बहुमत उनके पक्ष में है यहाँ। चुनाव का समय है। चुनाव का समय है। आगे बढ़ते हैं और खूंटी में से तमाड़ की सीटें हो गई हैं। लोहरदगा आते हैं, जहां पर देखिए टाइट फाइट में 4 सीटें हैं, मांडर, सिसई, गुमला और बिशुनपुर। मांडर से शुरुआत करते हैं। क्या शिल्पी नेहा तिर्की के लिए इस बार मांडर निकालना मुश्किल है? क्या यहाँ सनी टोपो के सामने टाइट फाइट है या फिर अब एज मिलता हुआ किसी को दिख रहा है? मदन, क्या लग रहा है? देखिए, जातीय समीकरण जो वोटों का होता है वो उसमें जरूर माइलेज जो है वो शिल्पी नेहा तिर्की को दिख रहा है, लेकिन बीजेपी ने वहाँ कैंडिडेट बदलकर जो पहले से गंगोत्री कुजूर वहाँ पर उम्मीदवार होती थी, उनको बदलकर सन्नी टोपो को लाया, जो कि कुछ ही महीनों पहले या फिर साल भर पहले कांग्रेस से ही शामिल हुए हैं। तो एक मजबूत स्थिति जो है बनाने की कोशिश सन्नी टोपो ने वहाँ पर की है। और सन्नी टोपो से जब हमारी बातचीत हो रही थी चुनाव प्रचार के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि जो गैर ईसाई आदिवासी हैं उनको वो साधने में सफल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक उनको अपने पक्ष में किया जाए, और प्लस जो बीजेपी का कैडर वोटर है वो अगर उनको मिल जाता है तो फिर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन बड़ी आबादी और बड़ा एक संख्या जो है, जो प्रतिशत है वोटों का, वो मुस्लिम समुदाय के लोगों का है, आदिवासी समाज के लोगों का है। तो वो किस पक्ष में जाते हैं इस पर डिपेंड। तो अगर वो समीकरण देखे रंजन जी, तब तो शिल्पी नेहा तिर्की का फेवर करते हैं वो समीकरण। या समीकरण जो है वो शिल्पी नेहा तिर्की को फेवर करते हैं, और प्लस जो बंधु तिर्की का एक दबदबा रहा है इस क्षेत्र में वो भी बताता है। लेकिन जैसा मदन जी ने बताया कि हाँ, इस बार जो है सरना वोट जो है, और मैंने ये बातें कल भी कही थी कि उसमें एक डिवीजन दिखा है। सनी टोपो ने अच्छा चुनाव लड़ा है, और एक दिलचस्प बात है कि पिछली बार 2019 में जो यहाँ वोट प्रतिशत था वो 68 था, इस बार वो 72 क्रॉस कर गया है। तो ये 4% क्यों बढ़ रहा है, ये भी एक बात है। तो फाइट यहाँ पर है। जो जैसे पिछली स्थिति रहती थी, मुझे लगता है शायद वो स्थिति जो है नहीं दिखेगी, मतलब कि वन साइडेड जीत जो यहाँ पर अक्सर मिल जाया करती थी वैसी नहीं होगी। टाइट फाइट ही रहेगा, और इसीलिए हमने इसको टाइट फाइट में रखा है। तो एक स्लाइट एज क्योंकि जो हिस्ट्री है और जो समीकरण है उसके आधार पर शिल्पी नेहा तिर्की को दी जा सकती है, लेकिन परिणाम कुछ भी आ सकता है। चलिए, तो फिलहाल इंडिया फोल्डर को में शामिल कर दिया जाए। अभी आप दे सकते हैं इंडिया फोल्डर को इसको, चूंकि वो परफॉर्मर रही हैं। नेहा शिल्पी तिर्की विधानसभा में परफॉर्मर रही हैं, और वो खुद भी अच्छी वक्ता भी हैं,
और उन्होंने परफॉर्म किया है अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में जाकर। क्षेत्र के लोगों से उनका संपर्क बना रहा है, वो जो उनके जो भी सोशल मीडिया साइट से पता चलती है और उनकी कुछ जो जानकारियाँ इधर उधर से मिलती हैं उसमें उनका एक कनेक्शन दिखता है। लेकिन अब यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मामला नज़दीकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एडवांटेज निश्चित रूप से नेहा शिल्पी तिर्की को देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिसई की सीट है, इसे भी हमने टाइट फाइट में ही डाला था। अब क्या जो अब सर्वे आ रहे हैं या जो रिपोर्ट वहां से आ रही है, मदन लगता है कि सिसई टाइट फाइट से थोड़ा आगे बढ़ता है या किसी को एज देता हुआ दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर अभी हम टाइट फाइट ही रखेंगे इसको। उदय, सिसई में आप भी टाइट फाइट रख रहे हैं? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से अरुण उरांव वहाँ लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है और खुद पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। और सिसई में ग्रामीण के साथ साथ एक शहरी वोटर्स का भी एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी के साथ रहता है। कल भी हमने चर्चा की थी और कल हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कल जो हमारा प्रोग्राम हाँ। होगा उसमें हम जो सीधे कैंडिडेट्स उनसे फोन पर उनकी राय ले लें, तो मेरे ख्याल से कुछ स्थिति क्लियर होगी। कल मैं हार रहा हूँ ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। कयामत की रात होगी, तो इसलिए वो हमसे बातचीत करने से ज्यादा वो ईश्वर को याद करेंगे। और कोई ये नहीं बोलेगा कि उनकी हार हो रही है, और सभी कोई भी जीतेंगे। प्रत्याशी से बात कीजिए हाँ। तो वो भारी मतों से ही जीत रहे होते हैं। अब कौन भारी पड़ता है ये बताना, ये लगता है चुनाव के वक्त जो है वो पता चलता है जब मतगणना इसे सिसई हो को जाती है। अभी सिसई को टाइट टाइट फाइट फाइट में ही में ही। रहने दिया जाए। हाँ। हालांकि मेरे हिसाब से वहाँ जेएमएम को स्लाइट एज दिखता है, क्योंकि लीड बहुत बड़ी थी जिगासु सहारनपुर दो को बीजेपी का एज उस दिखा। समय स्पीकर के खिलाफ नाराजगी थी। झारखंड में एक जो समीकरण है, ये भी एक विचित्र है कि जो मैंने इस स्पीकर बात की होते हैं चर्चा उनके की। खिलाफ जो है आक्रोश बहुत जबरदस्त होता है। अच्छा, और वो बाकियों से ज्यादा स्पीकर के प्रति रहता है। तो इसलिए यहाँ भी कुछ बदलाव हो सकता है। तो किसे देना है एज? नहीं, इस अभी ठीक टाइट है, फाइट इसको ही- टाइट फाइट में ही ही। रहने दिया जाए। चलिए, तो आगे गुमला की सीट, इस सीट पर क्या ऑब्जर्वेशन है? टाइट फाइट से निकल पा रही है ये सीट? गुमला में मुझे लग रहा है कि कुछ ये हो सकता है, और गुमला में मुझे स्लाइट एज सुदर्शन भगत दिख रहे हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि स्लाइट एज यहाँ पर मिल सकता है। अब अगर मिशिर कुजूर ने ज़्यादा नुकसान नहीं किया होगा तो सुदर्शन भगत ये सीट निकाल भी सकते हैं, लेकिन स्लाइट एज बहुत मुश्किल है, बाकी लोग भी बताएंगे। हाँ, बिल्कुल वही NDA फैक्टर है। मिस्र हाँ। कुजूर की बहुत अच्छी पैठ थी, अगर उन्होंने दिल से साथ दे दिया है। और उनके लोगों का कहना है, सुदर्शन भगत के लोगों का, कि भले ही बहुत कम मार्जिन से, लेकिन हम ये सीट निकाल रहे हैं, क्योंकि उनकी एक बहुत मृदुभाषी, बहुत सीधे साधे नेता की छवि रही है और आदिवासी उनसे खुद को कनेक्ट करते हैं, तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है वहाँ। एनडीए को बढ़त दिख रही है, मतलब एज दिख रही है। और विशुनपुर में क्या लग रहा है, यहाँ अभी भी टाइट फाइट है या बिशुनपुर में तो बिल्कुल टाइट फाइट है। चमरा लिंडा और समीर उरांव के बीच बहुत कड़ा मुकाबला है। मदन सहमत है? बिल्कुल, देखिए चमरा लिंडा ऐसे नेता है चलिए, जो टाइट फाइट में जेएमएम सीटें में बढ़ रहते गई। हुए भी बागी होकर के लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, पार्टी फिर से उन्हें बुलाकर टिकट दे देते हैं। नहीं, और इससे उनका इमेज जो है थोड़ा डेंट लगा है उस पर। नहीं, डेंट ये जिस तरह पहली से बार जब नहीं आप- थी, पहली बार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अकेला ऐसा नेता कहते हैं अपने आप को कि वो विद्यार्थी मतलब छात्र जीवन से लेकर के अभी तक वो आदिवासी छात्र संघ से लेकर के अभी तक वो आदिवासियों के लिए लड़ाई की बात करते हैं, इसलिए वो आदिवासी वोटरों में अपनी एक अलग पैठ बनाकर रखे हैं। तो इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं चमरा लिंडा को मिलता है। लेकिन समीर उरांव भी एक शांत स्वभाव के नेता है, लेकिन पहुंचे हुए नेता है। चलिए, तो ये टाइट फाइट में ही विशुनपुर की सीट को रखा जाए। और यहाँ पर कुछ बागी कैंडिडेट हाँ। भी खड़े हो गए हैं जो चमरा लिंडा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये सीट अभी टाइट फाइट में है। हालांकि चमरा लिंडा का जो इतिहास अगर आप देखें तो लगता है कि उनको बढ़त हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां इस बार थोड़ी बदली हुई हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। चलिए, अब लोहरदगा की सीट भी बेहद दिलचस्प बनी हुई है। क्या मंत्री रामेश्वर उरांव अपनी साख बचा पाएंगे? टाइट फाइट में है ये, उन्हें भी कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, लोहरदगा की सीट में एज दिया जाए या टाइट फाइट में? नहीं, एज रामेश्वर उरांव को मिल रहा मिल रहा है। बिल्कुल, चलिए। रामेश्वर उरांव के पक्ष में जाता हुआ
हुआ उरांव दिख के रहा है। पक्ष में है, लेकिन चलिए, आजसू हमने, ने भी पूरी ताकत लगाई है, हाँ। नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुदेश महतो की पत्नी वहाँ ये कैंप कर रही थी। पूरी तरह से कमल किशोर भगत की पत्नी को फिर से टिकट दिया गया, और जो नाराज, जो कहते हैं ना कि जब आप सत्ता में होते हैं तो कुछ लोग नाराज होते हैं, तो नाराज वोटरों को समेटने की कोशिश आजसू के द्वारा की गई है। उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं कुछ, तो अब वो कितने कामयाब हुए इस पर ये निर्भर करता है पूरा। लेकिन जो जातीय समीकरण है, वोटों के जो गणित हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आने के बाद, जब आप लोहरदगा में राहुल गांधी के भाषण को सुनते तो सीधे तौर पर आदिवासी समाज को फोकस किया गया, अल्पसंख्यक समाज के बारे में नहीं कहा गया। वो ये जानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के वोटर जो हमारे साथ हैं, आदिवासी वोटरों को एकजुट रखा उससे जाए, बचने इसकी से कोशिश बचाया। राहुल गांधी ने की, और ऊपर से लेकर नीचे तक की स्थितियों को बताया कि हमारे आदिवासी समाज जो है वो कितना विकसित हुआ है और आगे हम क्या करने वाले हैं। तब इससे एक समीकरण बदला है और रामेश्वर उरांव की स्थिति जो है मजबूत दिख रही है। चलिए, टाइट फाइट में नहीं थी कल, हमने एनडीए का शायद इसमें एज दिखाया था, लेकिन आज चेंज हो गया ये आंकड़ा, इसलिए मैंने वहां बदल दिया है। अब 28 है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है सीट। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।